Bismillahirrahmanirrahim. My today's topic is public speaking. At the start of the topic, I want to share a quote with you. A wise man speaks because he has something to say. A fool speaks because he has to say something. So, speaking relate to our wiseness and fullness of a person. That how he has to speak publicly. Uh, While speaking, we have to capture the audience, that what audience wants. Please next slide कीजिएगा. Okay, there are basically 5 tips to perfectly speak publicly. At the very first, encourage participation. There are some people who sit quietly and observe what the people are talking about. They lose their confidence in public. They feel like that when they speak, the people will, how people will react on their saying. So they lose their confidence. So we should encourage ourselves to speak publicly, to talk in a public. The second thing is to maintain an eye contact. Must maintain eye contact with the public. Do not sit silently by downing your head. अपना सर नीचे करके नहीं बैठे रहना चाहिए या हाथ को अपने अक्सर लोगों को देखा है वो कि अपने हाथों की उंगलियों से खेल रहे होते हैं, अपनी किसी चीज से प्ले अराउंड कर रहे होते हैं. तो these are the symptoms of lose confidence, low confidence level. नेक्स्ट यूज योर आर्म्स एंड हैंड्स. अब हमने पब्लिकली बात करना है. पब्लिकली जब हमने बात करनी है, इट डजंट मीन कि हम पब्लिकली बात कर रहे हैं तो हमने किसी को कोई लेक्चर ही देना है. इट डजंट मीन कि हम लोगों ने कोई टीचर है वही पब्लिकली बात कर रहा है, या कोई मेंटोर है वो पब्लिकली बात कर रहा है, या कोई पॉलिटिशियन है या कोई एंकर है वही पब्लिकली बात कर रहा है. पब्लिक स्पीकिंग रिलेट्स टू एवरीवन. पब्लिक स्पीकिंग में हर बंदा रिलेट कर रहा होता है कि वो अपने अपने व्यूज, अपना पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करे और लोगों को जो है वो अपना जो व्यू है वो कन्वे करे, अपना मैसेज कन्वे करे. जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने मैम बात की थी कि हम लोगों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई वर्ड बोल रहे हैं तो हमारा ये वर्ड जो है पता नहीं लोगों पे असरअंदाज होगा या नहीं होगा. वी मस्ट हैव टू से, हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर, हमारी अपनी पार्टिसिपेशन को इनकरेजमेंट देनी चाहिए कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं हम उसको कह दें. ताकि जो है कहने में हमारी बात तो हमें अगले तक पहुंचे, चाहे वो उसको वैल्यू करता है या डी वैल्यू करता है. इट डजंट मीन हमें अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए. नेक्स्ट स्माइल. जब हम पब्लिक को फेस कर रहे हैं तो हमें जो है कहने में बहुत ज्यादा रूडनेस के साथ फेस नहीं करना चाहिए. हमें अपने फेस को हमारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए ताकि जो है लोग हमें लाइक करें, हमसे बात करना पसंद करें. हमें इतना ज्यादा जो है वो सख्त किस्म के अपने एक्सप्रेशंस नहीं देने चाहिए कि बस हम अपनी ही बात करने आए हैं. हम हमसे कोई बात ना करे, बस हमारी ही बात सुने. इतना अथॉरिटेटिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि बस फॉलो मी, बस जो मैंने कह दिया वही करे. अगला बंदा बात करते हुए भी डरे कि मैं जो हूँ अपनी कोई बात कन्वे नहीं कर सकता. एंड द नेक्स्ट इज कि जब हम बात कर रहे हो तो पब्लिक से हम बात करें तो जरूरी नहीं कि हम अपनी स्टिक फिगर की तरह से हम एक जगह पे अपने आप को स्टिक कर लें. हमें जो है वो डिफरेंट मोड्स में अगर हम बैठे हैं तो हमें डिफरेंट लोगों की तरफ जो है कहने में तवज्जो, अपनी अटेंशन ग्रैब करने के लिए हमें अपनी तवज्जो जो है वो इधर उधर मूव करते रहना चाहिए. How to be a better public speakers? There are 6 tips. Um, the very first, जब भी हम अपना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो हमारे पास नेल योर ओपनिंग एंड स्टार्ट विद द पंच. हमारा स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम लोगों की अटेंशन को ग्रैब कर लें. आई वांट टू से दिस. ऐसे हो गया, मतलब इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए. हमें एक स्टार्टिंग फेज हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों की अटेंशन को उसी टाइम ग्रैब कर लें, लोग हमारी तरफ हमारी बात को सुने.
उनके साथ हम अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करें। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इनवर्ड आउटवर्ड फार्मूला होना चाहिए स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। मतलब हम लोगों की अटेंशन को ले भी रहे हों और लोगों की बात को, लोगों के मूड्स को, मूड स्विंग्स को भी देख रहे हो कि कौन हमारी बात को कैप्चर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मतलब कि लोग हमारी जो भी बात हम कर रहे हैं, लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं, बोर तो नहीं हो रहे इसको देखते हुए। डिफरेंट आइडियाज यूज करने चाहिए, अपनी वॉइस के पिच को भी अच्छा रखना चाहिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत ही अच्छा रखना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ऑडियंस। ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस लेवल के लोगों से बात कर रहे हैं। ये हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं तो हमें उनके साथ जो है क्या नाम है, अपना जो भी हमारा बात करने का अंदाज है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, नर्म रखना चाहिए कि मतलब अ, हम उनसे बात करें क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। और अगर कोई चाइल्डिश है तो हमें उनके साथ चाइल्डिश वे में बात करनी चाहिए। उस एम्पैथी होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम ऑडियंस के लेवल के पे जाके बात कर सकें, हम ये फील कर सकें कि हमारी ऑडियंस क्या फील कर रही है। अगर हमारे अंदर एम्पैथी नहीं है तो वी आर नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर। हम अच्छी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर एम्पैथी नहीं है। अगर हम किसी को कोई बात समझाना चाह रहे हैं तो पहले हमें उसके लेवल पे जाना है। हमें उस पब्लिक के, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी, अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि क्लासरूम में टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, अंधाधुन एक टॉपिक उन्होंने कवर करवाना है, वो पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रहा, बच्चा बोर हो रहा है, बच्चों के सर के ऊपर से गुजरे जा रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा और टीचर जो है वो अपना मैसेज जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, उन्होंने पूरा चैप्टर जो है, पूरा टॉपिक जो है वो कवर करवा देना है। हमें उनके लेवल पे जाना चाहिए कि हाउ दे विल कंट्रीब्यूट, वो किस तरह से जाके अपने इस लेसन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अपने मटेरियल को इतना ऑर्गेनाइज, इफेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने मटेरियल को कि वो हमारे पास जो ऑडियंस है वो उसको कैप्चर करे। ओपनिंग फ्रेज हमारा बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। हमारा जो स्टार्ट, मैंने भी बात की थी, जब हमारा ओपनिंग फेज है वो स्टार्ट विद अ पंच। हमें स्टार्टिंग में एक ऐसा क्वेश्चन, स्टार्ट में हमें एक ऐसा क्वेश्चन अराइज कर देना चाहिए कि जो हमारी ऑडियंस है वो उस क्वेश्चन में घूमती रहे, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढती रहे हमारे जो है क्या नाम है टॉपिक के अंदर। अब जैसे अभी हम सूरह अल इंसान हम पढ़ रहे हैं, अब उसके अंदर हमारे पास जन्नतों का जिक्र हो रहा है, तो अब उसमें यही घूमता रहता है दिमाग में कि हम तो लाइफ में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो हम तो इन जन्नतों तक तो पहुंचने की बहुत दूर की बात है, हम तो इतनी जो है क्या नाम है गलतियां करते हैं। और लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करेंगे तो क्या पता अल्लाह ताला को हमारी कौन सी बात किस वक्त पसंद आ जाए। सो हमें जो है क्या नाम है जो ऑडियंस है उसमें हमें ऐसे पॉइंट्स रेज करने चाहिए, अपने मटेरियल को ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो हर पॉइंट पे जो है वो उसको सोचते रहे। यहाँ पर मैं जिक्र करूंगी एम्पैथी का। एम्पैथी इज अ फीलिंग एवरीबॉडी नीड्स समबॉडी। अगर एक टीचर के बगैर एक स्टूडेंट पढ़ सकता होता तो टीचर की जरूरत नहीं थी। अगर हम बुक्स से पढ़ सकते होते तो हमें टीचर्स की जरूरत नहीं थी। हमें किसी ना किसी पर्सन की जरूरत होती है जो हमारी मदद करे। एवरी हमें एक मॉडल चाहिए होता है, एक मिरर चाहिए होता है, ठीक है, कि हम उसके ऊपर हम काम करें, हम उसमें अपने आप को देख सकें। एक मिरर दिखाने वाला चाहिए होता है कि हमें वो मिरर जो है वो हमें अपना सही फेस हमें उस मिरर में नजर आए, हमें पता चले कि हमारे फेस में क्या प्रॉब्लम है, हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। और वो जो है वो एक गुड स्पीकर के अंदर होनी चाहिए कि वो अपने ऑडियंस के लेवल को अंडरस्टैंड करे। साथ में थोड़ा सा आगे आ जाए, स्लाइड में एम्पैथी पे आ जाए। Okay, empathy, every word of empathy has a phrase. E for everybody needs somebody, M for model and mirror, and P put yourself in their shoes. वो कहते हैं ना किसी की जिंदगी की हार्डशिप्स को उस वक्त तक इंसान नहीं समझ सकता जब तक वो उसके शूज में अपने पाँव न डाले। तो जो है क्या नाम है, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज, अपने आप को उस
की हार्डशिप को अंडरस्टैंड करें, पब्लिक को समझें, पब्लिक के जो भी जिसको भी आप गाइडलाइन देना चाह रहे हैं, आप उसके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें और फिर जो है उसके बाद जो है अपना मैसेज कन्वे करें। आस्क इफ यू कैन हेल्प। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि पब्लिक तो रिव्यूज ले लें, पब्लिक के रिव्यूज ले लें। आप अपना सेशन देने के लिए, अपनी बात करने के लिए पहले उनका बात सुन लें, उनका नुक्ता नजर जान लें, उसके बाद अपना जो है क्या नाम है मैसेज कन्वे करें। ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। हार्टफुल और हेल्पफुल, यू बेटर, यू फील बेटर एंड दे फील बेटर। मतलब जब हम एम्पैथी होगी हमारे अंदर तो वो भी हमारी बात को अच्छे से समझ सकेंगे और हम भी अपनी बात को अच्छे से समझा सकेंगे। एम्पैथेटिक एक स्टेटमेंट है, आई अंडरस्टैंड हाउ हार्ड दिस इज फॉर यू टू राइट नाउ। यानी कि अभी जो है हम हमें एम्पैथी का मतलब यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगले बंदे के लिए तू क्या मुश्किलात फील कर रहा है। ठीक है। योर audience will respect you when you have empathy for their problems and confidence in your solution. Audience उसी वक्त आपको वैल्यू करेगी जब आप उसकी बात को समझ सकेंगे, उसके लेवल पे जाके उसकी बात को एक्सप्लेन कर सकेंगे। पब्लिक स्पीकिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर हम जो भी बात करें हम उसके अंदर डिफरेंट स्टोरीज बताएं, इफेक्टिव लैंग्वेज यूज करें और फीडबैक को अडॉप्ट करें। आइदर हमारी फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जो क्रिटिक हो रही है पब्लिक की तरफ से, आइदर इट्स पॉजिटिव या नेगेटिव, हम किसी भी चीज को पर्सनली ना लें, उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आए, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। कि अगर हम उस क्रिटिक को पर्सनली नहीं लेंगे, हमने जो भी चीज लेनी है हमने उसकी फीडबैक को अडॉप्ट करना है। ठीक है। अटेंशन ग्रैब करनी है बिगनिंग पर ही और डायनामिक एंड दें। जब हम बिगनिंग पे अटेंशन ग्रैब कर लेंगे तो एट द एंड उन क्वेश्चंस के आंसर्स पब्लिक को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है। और हमारा जो है वो लास्टिंग इंप्रेशन होगा, जो क्योंकि उन्होंने अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद फाइंड आउट किए होंगे। ठीक है। सो एक सेंटेंस होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट इन पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट। गुड कम्युनिकेशन कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, बिकॉज हमें हर दफा हम ऑडियंस को नहीं समझ सकते कि ऑडियंस क्या किस लेवल की है, किस तरह। और ऑडियंस में जितने भी लोग होते हैं, यू कांट बी परफेक्ट फॉर एवरीबडी। हम हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते और हम किसी को जज भी नहीं कर सकते। ठीक है। सिंपैथेटिक हो सकते हैं हम लोग, लेकिन एम्पैथी हमारे अंदर उसी वक्त आती है जब हम जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। Good communication is never perfect and nobody expect you to be perfect. However, putting in the requisite time to prepare will help you to deliver a better speech. You may not be able to shake your nerves entirely, but you can learn to minimize them. नॉर्मली ऐसे ही होता है ना कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर रहा होता है, हमारी नर्व शेक कर रही होती है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो रही होती है जब हम पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हैं। ठीक है। हम इसको खत्म नहीं कर सकते। एवरीबडी गेट नर्वस व्हाइल पब्लिक स्पीकिंग, बट थिंक बिफोर यू लीव। जब हम सोच समझ के बोलेंगे और जो बोलेंगे वो हम पब्लिक को हम एनालाइज करके बोलेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा, हमारा मैसेज भी पॉजिटिव वे में जाएगा। और जब हम क्रिटिक को पॉजिटिव लेंगे, हम पर्सनली नहीं लेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और हम पब्लिकली स्पीक कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर वजीहा, माशाल्लाह आपका तो अपना अंदाज इतना प्यारा था कि पब्लिक स्पीकिंग सही है, आपको फिर अल्लाह ताला ने टॉपिक दी है बताने का। एक-एक जो पॉइंट था वो बहुत इम्पोर्टेंट था और यही मेन पॉइंट्स होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए होते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग जो है वो इसलिए नहीं है कि चूँकि मैं बहुत अच्छा जो हूँ ना वो स्पीकर कहलाऊँ, लोग मुझे कहें कि वाह! क्या बोलती है या क्या बोलता है, बल्कि इसलिए कि अल्लमहुल बयान, अल्लाह ताला ने तो दी है ये क्वालिटी, इनेट की है मेरे अंदर, आपके अंदर। मैंने ये मेरे रहमान, सूरह रहमान है उसमें अल्लाह ताला जो बताते हैं कि खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, इतनी मैंने जो बेहतरीन जो इनेट चीज़ की है, तो सुनने की सलाहियत नहीं है, खाने की सलाहियत नहीं है, पहचानने की सलाहियत नहीं है, बल्कि बोलने की सलाहियत है। तो इतना अच्छे तरीके से आपने जो बताया, बिल्कुल सब पॉइंट बहुत सेम थे और एक-एक चीज़ जो थी ना, वो सुन्नत से रिलेट कर रही थी। तो आपने जो भी चीज़ बताई है
आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की है, इसको अपने पास सेफ रखिएगा और इसमें ऐड करें हर चीज़ जो है ना, आपने जो भी चीज़ की है वो अगर सुन्ना से रिलेट कर देंगे ना, स्माइल नबी सल्लम मोस्ट स्माइलिंग फेस था ना, साहबा इकराम कहते हैं कि कोई भी गम हो कुछ हो स्माइल करते रहते थे। तो नबी सल्लम से प्रूफ है ये चीज़ जी। आज हम ये इसको पब्लिक स्पीकिंग के तौर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन नबी सल्लम करते थे। और बाकी जो है वो आर्म्स एंड हैंड्स की मूवमेंट जो आपने बताई, बॉडी जेस्चर जो होते हैं, हमारी मूवमेंट होती है, बिल्कुल सही आपने बताया है। नबी सल्लम का स्टाइल था ये जी, बिल्कुल ऐसा स्टाइल था। वो हाथ से अपने फेस एक्सप्रेशन से लोगों को इंटेंसिटी बता रहे होते थे और उस चीज़ की इंपॉर्टेंस बता रहे होते थे। आई कॉन्टैक्ट नबी वसल्लम जो थे वो उनके बारे में आता है, फुल बॉडी अपना कर लेते थे। सब चीज़ें आपने जो बताई हैं उसमें आप ज़रूर सुन्नत अगर ऐड कर लेंगी तो वो सीरा के लिए बड़ा अच्छा आपके पास एक मटेरियल हो जाएगा, जो कि इन फ्यूचर आपको अगर दें तो आप ये ऐड करिएगा, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह किसी को और ऐड इसमें कुछ करना हो और वजीहा ने जो ये बताया ना एम्पैथी होना, तो बिल्कुल सही चीज़ बोली है उन्होंने कि हमारे लिए ना ज़रूरी है कि कोई एम्पैथेटिक हो हमारे साथ। हम और नबी सल्लम जो थे जब उनके पास ये पहली वही नाज़िल हुई तो अपनी बीवी के पास आए, ठीक है? तो जो आप हमारे स्पाउसेस होते हैं ना, हम दुनिया के साथ एम्पैथी दिखा रहे होते हैं, दुनिया के लोगों के साथ दिखा रहे होते हैं। रील्स में किसी के साथ कोई हम देख लें, किसी के साथ ज़ुल्म हो रहा है, ऐसे एम्पैथेटिक हो रहे होते हैं, सिम्पैथीज़ भी हमारी जाग रही होती हैं, एम्पैथेटिक भी हो रहे होते हैं, तरस भी आ रहा होता है। अपनी फैमिली मेंबर्स में सबके साथ हम एम्पैथी दिखाते हैं या किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल या किसी क्लोज्ड वन के साथ दिखा रहे होते हैं, ये हमारा क्राइटेरिया हमें ज़रूर देखना चाहिए कि पब्लिक स्पीकिंग में जैसे वजिया ने बोला है, तो पब्लिक स्पीकिंग यही है कि मैं अपने अम्मी-अब्बू, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने शौहर के साथ एम्पैथी हूँ, तो अगर हूँ तो फिर मेरी पब्लिक स्पीकिंग जो है ना, वो उन पे असरअंदाज़ होगी, वो मेरी बात समझेंगे, असर करेगी उन पे। एम्पैथी ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है, ख़ास तौर पे दुश्मनों के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई एम्पैथेटिक फीलिंग आ ही नहीं रही है, तो उसके लिए क्या होगा? और पुट योरसेल्फ इन देयर शूज़ जो वजिया ने बताया ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये नबी सल्लम की सीरा से आपको मैं रिलेट करने का बोल रही हूँ कि जब आप नबी सल्लम के उस मिशन पे नहीं आएँगे ना जो दीन का अक़ामत दीन के लिए काम है, तो आप नबी सल्लम के साथ आप कभी भी उस फीलिंग को नहीं समझ पाएँगे जो नबी सल्लम गुज़र रहे थे। जैसे ही आपकी शादी से पहले लोग क्या कहते हैं, तुम तो बिज़ी हो गए, तुम्हारे पास टाइम नहीं है मिलने का, तुम तो ये, तुम तो जैसी शादी होती है वो भी उसी ग्रुप में आ जाता है। सब कहते हैं देखा पता चला तुम्हें, या औरतें जो होती हैं अपनी फ्रेंड्स को कह रही होती हैं जब से बच्चा हुआ है, तुम जो ना बस टाइम ही नहीं है, तुमने ज़्यादा ही बच्चे को सवार कर लिया है, ज़्यादा ही तुमने ना फैमिली को सवार कर लिया है। जैसे ही वो खुद माँ बनती हैं, उससे ज़्यादा वो आइसोलेट हुई हुई होती हैं। तो जैसे ही हम नबी सल्लम के मिशन को पकड़ते हैं ना, जैसे ही दीन के काम को समझते हैं, तो हमें नबी सल्लम की कितनी ही कदर होती है, कि ये कितना आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। हमें लगता है एवें ही बस रोते थे, एवें ही बस बस इधर की उधर कर दी, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ज़रूरत क्या थी, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, 10 साल इधर लगाए, 13 साल उधर लगाए, आपको फीलिंग आती है शुरू-शुरू में। लेकिन जैसे ही आप उनके यू नो जो वजिया ने बात रखी कि यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज़, तो आप जिस फ़िक्र में हैं ना, इसका मतलब है आप उन उन लोगों की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप बिज़नेसमैन की फीलिंग ज़रूर समझेंगे। कहेंगे यार वाक़ई आसान नहीं है बिज़नेस करना जैसे तुम करते हो। नौकरी करेंगे तो आप कहेंगे हाँ, आसान नहीं है, मैं तो घर में अच्छा था, नौकरी करके पता चला है। तो नबी सल्लम की सीरा बताती है और अक़ामत दीन हमें बताएगा कि हम नबी सल्लम को कितना अच्छे से समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वजिया ने हमारे सामने रखा है और एक लास्ट जो वजिया ने रखा है ना, फीडबैक लेना। तो एक फीडबैक आपके सामने मैं बताऊँगी कि अल्लाह ताला ने सारी उम्र के लिए छोड़ दी है नबी सल्लम के लिए फीडबैक। और उन्होंने वो फीडबैक लिया या नहीं लिया, ये आप लोग खुद इसके बारे में गौर व फ़िक्र कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का अम्मा मन जाअका यसअ व हुवा यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा फ़मन शाअ ज़करा फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा। तो अल्लाह ताला ने नबी वसल्लम की वो क्लास ली, क्लास से मतलब ये वो फीडबैक दी कि तुमने एक अंधा आया, तुमने एक डेलीगेशन के लिए, जबकि नबी वसल्लम उस डेलीगेशन के लिए ज़ाहिर है अकामत दीन का काम कर रहे थे, कोई पर्सनल उनके साथ फेवर्स नहीं कर रहे थे। लेकिन पता था कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालेंगे ये लोग, ज़्यादा अटेंशन दे दी उनको और एक सहाबी जो थे, उनको इग्नोर कर दिया। तो ये फीडबैक अल्लाह ताला ने हमारे लिए सारी उम्र के लिए छोड़ दी है कि ये नहीं कर सकते तुम, मेरे लिए ईमान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो नबी ही क्यों ना हो, रसूल सल्लम ही क्यों ना हो, लेकिन अबसा व तवल्ला, ये क्या किया तुमने? तुमने किया भी कैसे ये? सोचें। और नबी सल्लम की जो शान है अल्लाह ताला हमें कुरान में बताते हैं, तो ये फीडबैक हमें बताता है कि फीडबैक लेना जो है ना, वो देना भी बहुत अच्छी बात है, किसी को करेक्ट करना और लेना भी, उसको एक्सेप्ट करना। नबी सल्लम ने कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया ना, तो ये तफ़सीर में हम इंशाअल्लाह ताला जब गुज़रेंगे तो हम देखेंगे ये सूरह की फ़ीडबैक को। तो मैं वजिया ने जो भी बताया तो मेरे ज़हन में ये चीज़ आई कि हम वाक़ई फ़ीडबैक नहीं लेते हैं। सही बोला वजिया ने कि हम एक पर्सनल ले लेते हैं।
हमें लगता है कि ना ये, और अब तो जो प्रोग्राम्स आते हैं क्रिटिकली चीज़ों को देखा जा रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा गिरबान पकड़ना शुरू हो रहे, तुमने कहा कैसे, लीडर को ऐसे कैसे बोल दिया, हमारे पार्टी मेंबर्स को ऐसे कैसे बोल दिया, हमारे उसको कैसे कैसे बोल दिया। तो ये हमारा रवैया है, और उसकी वजह से हम खुद भी ऐसे ही हो रहे हैं। वो प्रोग्राम देख देख के ना हम भी एग्रेसिव हो रहे हैं, हम भी गली मोहल्लों की लड़ाइयों को देख देख के एग्रेसिव हो रहे हैं। अम्मी कह रही है तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, अब्बू को कह रही है तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, अब्बू कह रहे हैं तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, बच्चे भी आगे आके फिर तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो फीडबैक लें, किसी ने आपको बोला है, somebody has put an effort, कि उसने आपको जाके कुछ आपकी, वही मिरर वाली बात है वजिया की, कि मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज ब्यूटीफुल अमंग ऑल। तो वो मिरर ही है जो हमें बताता है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। तो हम अगर खुद ही एक्सेप्ट ना करें, स्नो वाइट बने रहे हम अपनी जिंदगी में, नहीं हम तो बड़ी स्नो वाइट है, हमें काला, अपना काला दिल और काली शक्ल नजर ना आए, हमारी काली करतूतें नजर ना आए, और खुद से खुद हम स्नो वाइट बने रहें, तो फिर फायदा क्या है। तो मिरर जरूर बने दूसरों के लिए, और दूसरों को भी अपने लिए मिरर बनाएं, एक्सेप्ट करें। ये बहुत अच्छी जो है वो वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट प्रेजेंटेशन थी टिल डेट। अब तक की जितनी प्रेजेंटेशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी थी। ऑडियो वीडियो विजुअल जो थे एड्स के साथ वजिया ने रखा था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फीडबैक में और अटेंडेंस में इसको ज़रूर ऐड करूँगी, क्योंकि तरीका काम करने का एहसन तरीका हो ना, और प्रिसाइजली उन्होंने बात की, मेन पॉइंट्स डिस्कस किए, हर वो चीज़ डिस्कस की जो ज़रूरत थी पब्लिक स्पीकिंग की। तो मेरी तरफ से तो जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू, एंड इट वाज़ अ वेरी गुड जॉब, गुड एफर्ट, अल्लाह मुबारक वजीहा। बाकी सब अपना ज़रूर इनपुट दें, हैंड रेज हुए में जी ज़रूर अनम्यूट करके सब बोलें। जी साहब है। मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि देखिए अभी जो अब सिटी की बात की थी, मैं ऑलवेज सिटी पॉजिटिवली, इसमें अभी हम लोगों ने पिछले दिनों जब अभी पूरे मुल्क की हम पढ़ रहे थे, तो उसमें मैम अमन ने एक ज़रूर का वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। ये ज़रूर बेसिकली क्या होती है, हलाकी नेशन होती है, तो ज़रूर के वर्ड। अब जी, आवाज़ मुझे अभी थोड़ी सी ना क्लियर नहीं थी। अब सही आ रही है मैम? हाँ बोलें, एक सेंटेंस बोलें, हमें पता चलेगा। मैं बात कर रही थी कि अभी हम जब सूर्य मुल्क की तजवीज़ के साथ हम पढ़ रहे थे सूर्य मुल्क, तो मैम अनन ने एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इल्ला की ज़रूर। ज़रूर के वर्ड को मैम अनन ने एक्सप्लेन किया था कि ज़रूर होता है हेलोसिनेशन, कि एक शख्स जो है वो अपने आप अपनी पर्सनैलिटी में गुम जाता है और उसके अंदर यही आ जाता है कि बस आई एम द बेस्ट। मतलब वो और वो एक धोखा होता है, उसके लिए एक डिसीज़ है, उसके लिए एक धोखा है कि उसने उसमें रहना है। तो हम जब फीडबैक जो हम ले रहे हैं, तो हमने उस धोखे में नहीं लेना कि हम बस आई एम द बेस्ट। मुझे अगर किसी ने कह दिया तो उसने नेगेटिव कहा ही क्यों? इसमें नेगेटिव फीडबैक कैसे देगी? हाउ इज इट पॉसिबल? लोग तो मतलब कहना चाहिए बादशाह को भी बुरा कह देते हैं। तो हाँ, लेकिन आजकल के लोगों में मतलब नॉर्मली यही होता है ना, पब्लिक स्पीकर में, टॉक शोज में भी अगर हम न्यूज में देखें, तो वो बस शुरू हो जाते हैं, ये पॉइंट बोला क्यों, एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं कि ये पॉइंट हुआ है तो क्यों हुआ है। मतलब उस चीज को पॉजिटिवली नहीं लेते, उस चीज को नेगेटिवली लेते और उसके ऊपर चल देते हैं। हालांकि ये पुराने मजीद में भी ये बात बताई है कि जरूर क्या है, सिर्फ एक धोखा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि गुरूर जो है ना वो वाकई ये बता रहा है कि एक इल्यूजन जो है उसमें रह रहे हैं, इल्यूजन में हम रह रहे हैं। और वो क्या इल्यूजन है कि खुद से खुद कुछ बना लिया, वो बनाया नहीं होता एक्चुअली। बचपन में ना पेरेंट्स या तो हमें बिल्कुल ही लो सेल्फ एस्टीम कर देते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हैं। आपको जिंदगी में वो लोग मिलेंगे, कुछ पेरेंटिंग पेरेंटिंग इतनी अच्छी हुई होती है, अपने बच्चों को ना राइट एंड रॉन्ग बचपन से बताते हैं। कुछ लोग, जरूरी नहीं है वो रिलीजियस हो, लेकिन वो ना बताते हैं कि बेटा देखो ये गलत चीज है, ये सही चीज है। अब वो बच्चा बड़ा होकर खुद खुद कहता है अच्छा कुरान पढ़ा है तो ये तो अम्मी अब्बू ने बताया था, लेकिन अल्लाह ताला तो हमें बता रहे थे ये। कुछ लोगों का ये सिस्टम होता है। कुछ लोग जो होते हैं ना अपने बच्चों को शुरू से, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम ये तुम वो एक अलग गरूर में रह रहे हो। उनका गरूर जो है वो लो सेल्फ एस्टीम का होता है। कोई उनको कहता है यार तुम कर सकते हो, वो कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, हम इस काबिल ही नहीं है, हम तो फेस ही नहीं किया। जैसे पब्लिक स्पीकिंग ही है कि हम बोल ही नहीं सकते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं हम कैसे बात करें, हमें तो नर्वसनेस होती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लामाहुल बयान। और कुछ लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, उनके पेरेंट्स बचपन से कोई भी गलती हो कुछ भी हो, नहीं तुम यू आर राइट, बस दबना नहीं किसी के आगे, झुकना नहीं किसी के आगे, तुम एक सुनाए तो तुम आगे से चार सुनाना।
वो भी ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हैं। तो ये गुरूर जो होता है, बिल्कुल आपने सही बताया कि वो वर्ड जो हमें सूरह मुल्क में अल्लाह ताला बताते हैं, और सूरह मुल्क जो स्टार्ट ही इसी से हो रही है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। तो तुम्हारा गुरूर जो है एक सेट कर देता है पैटर्न, वो रोज रात को सोने से पहले, कि आज जो तुमने थोड़ा सा एरोगेंट हुए थे ना, आज थोड़ा सा अपने आप को कुछ समझने लग गए थे, थोड़ा सा अल्लाह ताला ने कोई नेमत दे दी थी, कोई अच्छे नंबर आ गए थे, कोई किसी ने ताली बजा दी थी तुम्हारी किसी बात पे, तो क्या था कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सब कुछ उसे हाथ में, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पास जो तुम्हारा दिल है ना, तुम तो उसके भी मालिक नहीं हो। वही इधर से उधर बोलता रहता है, भाई आज तो दिल बड़ा उदास है यार, कैसे इस दिल अपना खुश करूं, चलो कहीं राउंड लगा कर आ जाओ, शायद दिल खुश हो जाए। तुम इस दिल के मालिक हो, तुम्हारे पास वो कंट्रोल नहीं है। तुम्हारी जो जुबान है, अरे मेरे मुंह से एक जुबान फिसल गई, कितना मैंने ना आज फसाद कर दिया। उस जुबान के तुम मालिक हो, तुम्हारे पास उसका कंट्रोल नहीं है, तो क्या कंट्रोल रह जाता है ना। तो ये गुरूर जो है, ये हमें सही आपने एक्सप्लेन किया कि हमें जब डिल्यूजन पता होंगे, इल्यूजन्स पता होंगे, और अपने सेल्फ वर्थ पता होगी ना, और हमारी बहुत वर्थ है। मैं ये बता दूं कि लो सेल्फ एस्टीम बनाया ही नहीं है अल्लाह ताला ने। इतना परफेक्ट मुझे बनाया है, इतना परफेक्ट आपको बनाया है। अगर हमें ये समझ आ जाए, मेरा हस्बैंड परफेक्ट है, मेरे बच्चे परफेक्ट है, जो परफेक्शन थी ना अल्लाह ताला ने वही मुझे दी है। जो वजिया के फैमिली मेंबर्स हैं वो परफेक्ट हैं वजिया के लिए, आतिफ के जो क्लासमेट्स हैं या जो फैमिली है परफेक्ट है आतिफ के लिए। इससे एक सेकंड ज्यादा भी कोई बेहतर होता ना, 1 इंच भी ज्यादा अल्लाह ताला वो दे देते आतिफ को, साथ को वो दे देते। तो अल्लाह ताला हैज प्लान्ड एवरीथिंग, पूरी पूरी जो है ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने प्लान करके दुनिया बनाई है, प्लान करके हर चीज़ की है, हर चीज़ मेरे हाथ में। तो ये हमें समझ आ जाए ना, तो ऐसा ही है कि हम फिर अपने आप को कुछ समझे ही ना। पब्लिक स्पीकिंग से अगर हम रिलेट करें तो बिल्कुल ऐसा ही है कि फीडबैक लेना जो होता है ना, पब्लिक स्पीकिंग जब आप करते हैं ना तो फीडबैक आता है, ठीक है, नेगेटिव आता है, क्योंकि लोग आप जब उनको उनकी इस्लाह करते हैं तो कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग आपको बड़ा फीडबैक, क्योंकि उनके वो हर्ट होते हैं, वो कहते हैं अच्छा तुम आज बताने खड़ी हो गई हो मुझे, तुम खुद तो ऐसी थी, या तो खुद तो तुम ऐसे करती हो। तो फिर आपकी अपनी करेक्शन भी होती है कि अच्छा ये मेरी भी, तो फिर आपको दूसरे को बताने में फिर आप थोड़े से मॉडरेट होते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा इसका मतलब है हर्ट होता है इंसान, किसी की इस्लाह करने से हर्ट भी होते हैं लोग। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से इस्लाह करूँ, मेरा अंदाज इतना अच्छा हो कि जैसे मैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो ही है जो अपने भाई के लिए पसंद करे, जो अपने लिए पसंद करता है। तो मैं एक चीज़ अपने लिए पसंद नहीं कर रही हूँ कि मुझे कोई ऐसे बोल रहा है, तो मैं भी फिर केयरफुली होके बोलूँ। तो ये बिल्कुल वजह ने सही रिलेट किया। फातिमा जी आप बताएं, आपको क्या कहना है इसमें? अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि जो आपने कहा था कि हम एक वर्ड भी जो बोलते हैं तो वो अगले के दिल पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर रखता है, तो इज़ दैट रियल? मतलब वाक़ई में होता है? कभी-कभी आप कोई अच्छी बात बता रहे होते हो अगले को, तो आपको अगले के एक्सप्रेशन से और मतलब बार-बार बता ही भी रहे हो, फिर भी आपको लग रहा होता है कि नहीं ये नहीं समझ रहा। बट आप कह रही हैं कि इम्पैक्ट होता है, तो इज़ दैट रियली? वजिया बताएं आप, वजिया ने रिसर्च किया ना इस पे। तो इसका आंसर मैं भी दे सकता हूँ, मैं बाद में दूंगा लेकिन जी वजिया ने बोला है ना, ये जी जी थेरी वो लेकर आई हैं। जी वजिया। मैम बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है। जो वैल्यू देना चाहते हैं उनको वाकई वो एक जो वर्ड होता है, जब भी वो कुछ कह रहे होते हैं वो दिमाग में ऐसा के रह जाता है। कहते हैं ना कि जब आपको हिदायत देनी हो तो कुरान मजीद की वो आयत भी आपके सामने आ रही होती है जो कि आपको जिनको आप रेगुलर रूटीन में नहीं पढ़ रहे होते। हम्म, तो हाँ, और जो रीवैल्यू करते हैं फिर वो डिपेंड करता है, आपकी सोच पे भी डिपेंड करता है। जी साहब। चलो मैं अपनी तरफ से अपना पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। जाहिर बात है हम वैसे इस बारे में हम बुरे के मामले में तो मेरे ख्याल से हम बहुत सारे हद तक होते हैं कि यार हम किसी को बुरा भला कहेंगे ना तो उसकी तरफ से रिटेलिएशन आएगी। हम इस मामले में रिजल्ट समझ रहे थे कि इस मामले में रिजल्ट आएगा अगर हम किसी को बुरा कहेंगे, और अच्छा करेंगे तो उसका क्या होगा। और जिसने बात की गई जुबान से कोई बात करने की, तो जाहिर बात है आप किसी को सलाम करेंगे वो अच्छा एक काम ही है, तो अगले की तरफ से जवाब तो आएगा, रिएक्शन आएगा। तो इस तरीके से हर कोई भी हम एफर्ट डाल रहे हैं तो उसका कोई ना कोई आउटपुट ज़रूर ही आता है। जो गुड एफर्ट डालेंगे तो उसका गुड रिजल्ट आएगा, जो बैड एफर्ट डालेंगे तो उसका बैड रिजल्ट आएगा। और वो हमें जारी बात है, हम इतनी फास्ट पेस दुनिया में रह रहे हैं इस टाइम पे कि हमें खुद समझ नहीं आती कि ये रिस्पॉन्स जो आया है ना ये क्या है, किस तरह का है। लेकिन वही बात है, उसको अगर आप फोकसली समझेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए कि हाँ मुझे इसका रिस्पॉन्स कैसा मिला है। मैंने अच्छा काम किया था तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला, बुरा काम किया था तो बुरा रिस्पॉन्स मिला कि नहीं मिला। और अच्छे काम के कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्स मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि ना रिस्पॉन्स मिले। और हम तो हमने पास हमारे पास जो बिलीफ है वो तो अलग ही बिलीफ है।
अल्लाह ताला वाला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से कि जो है हम अल्लाह हमें जजा देगा ना अच्छे काम की। तो इसके अलावा जी फातिमा आपके क्लियर भी होगी है कि नहीं, फिर मैं जो है इस पब्लिक स्पीकिंग के टॉपिक पे एक चीज़ पूछना चाह रहा था, बताना भी चाहता आतिफ हाँ जो जी। है, आतिफ ने ऐड करना है कुछ? मुझे नहीं हुआ। अच्छा, क्या नहीं हुआ? आतिफ अनम्यूट करके बताएं। आप भी जरा पब्लिक स्पीकिंग पर आए। आतिफ अनम्यूट नहीं कर सकते हैं आप? हाँ जी, मुझे क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन कर लूँ मैं? अब वो मतलब मुझे ये पूछना था कि हम ना कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जब सुबह को मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, तो साथ में कोई अगर आपका कोई आपके साथ ऐसा कोई आपका रिलेटिव जा रहा हो तो जो थोड़ा मॉडर्न हो, तो आप उनके सामने ना दब जाते हो और आप ना जो आंटी वगैरह जो भी आ रही होती है उनको आप सलाम नहीं कह पाते कि मतलब ये मुझे ये समझ लेगा कि यार ये तो कोई मौलाना टाइप लड़की है, ऐसा कुछ ना समझ ले। तो फिर इसको कैसे टैकल करें हम? हुँ। अच्छा सवाल किया फातिमा ने, बहुत प्रैक्टिकल सवाल की है। हम सब इस कैफ़ियत से गुज़रते हैं, सुबह-शाम गुज़र रहे होते हैं, कभी-कभी शुरू में तो बहुत ही नर्वसनेस होती है। जी, आतिफ़ बताइए आप, और सिमाव आप भी बताइए, आपके पास कोई सवाल है या इस सवाल का जवाब है तो ऐड करें। अच्छा, फातिमा के पिछले सवाल के बारे में मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी कि उन्होंने पूछा था ना कि किसी पर बात असर करती है या नहीं? तो समटाइम्स नहीं करती है, लेकिन समटाइम्स कर जाती है। वो डिपेंड करता है कि अगले वाला असर लेना चाहता है या नहीं। समटाइम्स ये होता है कि अगला बंदा ना ज़िद पे होता है, वो सुनना ही नहीं हुँ, चाहता आपकी बात, फिर तो असर नहीं करेगी ना। लेकिन अगला बंदा वो एक बंदा होता है ना, हिदायत की तलाश में होता है। जैसे कभी-कभी मैं होती हूँ, मैं एक चीज़ की तलाश में होती हूँ। जैसे अल बुरहान एकेडमी का जो आज साद भाई ने बताया कि सीरा है, मैं उसी इंस्टीट्यूट की सीरा की कहीं महीनों से बस देख रही थी कि कब आए नोटिफिकेशन के गर्ल्स के लिए ओपन है। मैंने बॉयज के लिए बहुत ज्यादा देखे, लेकिन गर्ल्स के लिए नहीं। तो ये कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही मैंने इनका गर्ल्स वाला देखा, तो फिर मैंने आज साद भाई से पूछा, उनके स्टेटस लगा हुआ था। तो बात ये कि आपके दिल में था ना वो चीज। और मैंने एक दफा किसी का सुना था, वो कहते हैं कि अगर काफिर भी हिदायत पर आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं हिदायत तलाश कर रहा होता है। तो इंसान के दिल में जरा सी भी, अगर जरा बराबर भी नीयत होती है ना समझने की, तो वो आपकी बात को अहमियत देता है। लेकिन एक होता है जिद्दी इंसान, वो कहता है ये जो भी कह ले मैंने नहीं सुननी। मैंने बहुत से लोग देखे, आप बात कर लो, वो कुछ भी कर लो, वो आपकी बात पे नहीं ही कहेंगे। फिर उनको आप नहीं, उन पर उन बात असर नहीं कर सकती। और दूसरा आपके जो सवाल था ना कि हमारे साथ मॉडर्न सोसाइटी के लोग होते हैं, लिबरल लोग होते हैं, तो आई एम फेसिंग सेम सिचुएशन नाउ अडेज। लेकिन अगर आप अपनी चीज पर कायम रहो ना, तो वो कुछ नहीं कर सकते। सी जैसे हम सलाम करना है, ठीक है, तो आते जाते मैं काफी लोगों को सलाम कर देती हूँ। हाँ, वो मुड़ के देखते हैं कि ये कौन है, अजीब सा सोचते हैं, लेकिन हमने सोच पे तो थोड़ा ही जाना है ना। वो हमें याद रखेंगे ना हम उन्हें, लेकिन हमारे नामा अमाल में वो चीज दर्ज हो चुकी होगी। बहुत सेकंड ज़बरदस्त चीज सिमाव ने बताया, सही आंसर। ये कॉन्फिडेंस सिमाव, माशाल्लाह। सिमाव, ये कॉन्फिडेंस आपने गेन किया है या बाय बर्थ है? मुझे नहीं पता, बस ये कॉन्फिडेंस मुझे बाबा देते हैं। अच्छा, पापा देते हैं। उनसे कराना चाहिए सेशन फिर तो। मैं इनको बहुत कहती हूँ कि वो सेशंस में आए। अभी जो सीरा हुँ। वगैरह बुरहान का था ना, तो मैं बाबा से कही थी, तो मुझे बाबा ने डांट गुस्सा कर दिया। बाबा कहते तुमने जाना ना जाओ, मुझे कुछ ना कहो। जी, आप कंटिन्यू करें। सिमाव, और क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी कि अपने एक दो चीज पर टिके रहें कि जो भी आपने करना है। जैसे वो सलाम का कह रही थी, तो अब मैं हुँ, अपना चीज शेयर करूंगी कि मैंने यूशापी से भी आई थिंक शेयर किया था एक दफा ग्रुप में कि मेरे साथ जो लड़की हैं वो इसराइली प्रोडक्ट्स यूज करती हैं। मैंने एक दो दफा बोला भी उनको, ठीक है, सामने से बोला। इसी तरह एक लड़की मुझे मिली थी, मेरे ही ऑफिस में थी, मेरे सॉरी उस फ्लोर में थी। अब ऑफिस उनका कौन सा था ये नहीं पता। वो पानी बहुत वेस्ट करती थी। मैंने फिर भी उनको बोला, ठीक है, 2 दफा बोला, तीसरी दफा वो मुझे नजर नहीं आई। 2 दफा उनको बोला कि काइंडली टैप बंद कर दे, नहीं सुनी। लेकिन मेरे तो नामा अमाल में दर्ज हो गया ना कि मैंने कहा, ठीक है। चीज आपने कहनी जरूर है, रुकना नहीं है, ठीक है।
थोड़ी शुरू में हिचकिचाहट होगी, मुझे भी हो रही थी, मैं इनको कैसे बोलूं, लेकिन हिम्मत करके एक्सक्यूज मी कह के इस तरह से बात स्टार्ट कर। देखिए अभी हमने पढ़ा ना कि हमने बात कैसे स्टार्ट करनी है, असर कैसे करेगी। अब उनकी जिद थी, वो मुझसे नहीं वो चीज लेना चाह रही थी। मैंने उनको जब पहली दफा कहा ना और जब दूसरी दफा कहा, मैं जान गई थी ये सिर्फ जिद पर है जिसकी वजह से वो टैप बंद नहीं कर रही, अदरवाइज पानी खुला छोड़ने को और कोई मकसद नहीं था। ये तो वो चीज होती है। इसी तरह अगर मैंने एक दफा किसी को कहा था तो उन्होंने वो रुक गई थी, जैसे मेरी कुलीग्स थी, वो दूध परचेज करने गई थी कॉरफोर पे, तो वो ना इसराइली प्रोडक्ट उठा रही थी, तो मैंने उनसे कहा ये इसराइली है, तो उन्होंने स्पेशल पाकिस्तानी ढूंढी और उठाया। वो चीज होती है कि किसी पर असर कर जाती है, किसी पर नहीं करती। किसी की जिद होती है और किसी के लिए कहीं ना कहीं बीज होता है हिदायत का दिल में। बस मैंने यही कहना था। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने कहा, बिल्कुल। वजीहा और आतिफ, अब आप वजीहा बोलें, फिर आतिफ इंशाल्लाह ताला वो ऐड करेंगे। बिल्कुल जनाब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बाज़ पता है पर्सनैलिटी क्लैशेस भी आ जाती है कि कोई शख्स हमें वैसे ही पर्सनली जो है वो हमें अच्छा लग नहीं रहा होता, तो वो हमें कोई बात भी बता वजीहा, देती आपकी है। मुझे आवाज जो है, आप या तो बहुत मोबाइल करीब रखा हुआ है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। अब सुन आ रही है? हाँ, अभी तो समझ आ रही है, मैं बोलिए। कह रही थी कि तुम आप सही कह रही है कि बाज़ ऐसा होता है कि हमारी पर्सनैलिटी क्लैशेस होती है। तो जो शख्स हमें बात कर रहा है ना, तो हमें वो पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम उसकी बात कैसे मानेंगे? तो हम उसकी वैल्यू कर देते हैं, हम उसकी बात सुनते ही नहीं, उसकी बात मानते हम्म ही नहीं। हम्म, बहुत मैटर। बिल्कुल ऐसा ही है। आतिफ, आप बताइए, आपका सवाल या आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो बताएं। नो मैम, वो समझ आ गया तो क्वेश्चन सही बताएं। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये फातिमा कि आप यहाँ बैठी है ना, मैं आपसे कहूँ कि ओ फातिमा, यू फूल, यू स्टूपिड, यू, कोई भी गाली तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन कोई गाली समझें, ठीक है। और मैं तो अपनी अक्सर लेक्चर में बोलती हूँ कि आपको भी कोई गाली नहीं दे रहा, आपके अम्मी अबू के नाम की कोई गाली आपको दे दे तो क्या फील आता है ना। एक जुमला जो, एक लफ्ज जो है ना, उसने आपका मूड बदल दिया, आपकी पूरे बॉडी केमिकल बदल दिया, और आप लाल हो जाते हैं गुस्से से, है ना। और इसी बेस पे क्या होता है, गाली की वजह से लड़ाइयाँ हो जाती है। क्या क्या था, इसने मेरे अब्बू को गाली दी थी, और क्या था, नहीं और कुछ नहीं था, अब्बू को गाली दी, अम्मी को गाली दी। एक लफ्ज जो था उसने आपका पूरा का पूरा टेम्परमेंट, आपका माहौल, आपका मूड, सब कुछ बदल दिया। और यही एक जुमला, एक लफ्ज मैं बोलूँ कि एक्सीलेंट फातिमा, वेरी गुड फातिमा, ओ माय गॉड, यू डिड अ गुड जॉब, बस ये गुड जॉब ही सिर्फ बोलूंगी, वो आपका पूरा का पूरा मूड बदल देगा। तो एक जुमला असर करता है तो बिल्कुल असर करता है, ठीक है। इसीलिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक जुमला ही है, एक फ्रेज ही है, जो कि इतना ऐसा छोटा सा एक वर्ड होता है, तो वो हमारा चेंज करता है, बिल्कुल करता है। और फौरन करता है तो ये डिपेंड करता है कि एक ही दावत का काम हज़रत अबू बकर जो थे फौरन ईमान ले आए, हज़रत उमर जो है वो ढीठ बने रहे, नहीं ईमान लेकर आए, नहीं सुना उन्होंने। जैसे अभी जैसे आपने बताया ना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कुछ लोग होते हैं, वो नहीं लाते, जिद आती है उनके अंदर वो ढिठाई आ जाती है, वो एक पर्दा आ जाता है दिल में कि हमने नहीं सुनना। क्यों? ताज्जुब होता है कि लोगों ने बता दिया कि भाई एक शख्स आ गया मक्का में, इसने अनाउंस कर दिया अपने आप को नबी, और इसने क्या किया, फूट डलवा दिए रिश्तेदारों में, इसने जो है ना वो आके क्लैंस में जो है ना फूट डलवा दी है, इसने आके नबूवत का दावा कर दिया, और है कुछ भी नहीं, वैल्यू कुछ भी नहीं है, वर्थ कुछ भी नहीं है। अब हज़रत उमर पर्सनली खुद नहीं मिले, लेकिन तासुब आ गया। तो क्या जिद आ गई? बिल्कुल जिद आ गई। कितने अरसे वो नबी सल्लम के खिलाफ रहे, वो कॉन्स्पिरेसीज करते रहे कि मैं कैसे इनको मारूं, और मारने ही निकले थे, मतलब वो तो कहा था आज मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना। और फिर क्या हुआ कि वही अल्फाज जो हज़रत अबू बकर पे पहले दफ़ा असर कर गए, हज़रत अली पे पहली दफ़ा असर कर गए, और उनको उस दिन असर किए। तो गिव अप नहीं करना लोगों पे, कभी भी गिव अप नहीं करना। हज़रत बिलाल की बायोग्राफी अगर आप पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि मैं उमैया के साथ जब मैं रहता होता था ना, तो गुलाम थे, और वहाँ पे गुलामों के साथ तो समझे कीड़े मकोड़े भी, मैं कहती हूँ कोई उनको देख के शायद पाँव ना रखे उन पे, लेकिन गुलामों के साथ बड़ा बुरा सलूक था, और इन गुलामों के साथ तो बहुत ही बुरा सलूक था। तो वो कहते हैं कि चलते फिरते ना बाजारों में, मक्का के बाजारों में एक शख्स था जो गुजरता था, गुजरते गुजरते ना सर नोट करता था और स्माइल करते थे। तो मैं कहता था कितना इनका चेहरा खुश है, और ये इतने अच्छे हैं, जा रहे हैं, और चलते चलते इन्होंने मुझे देखा, और जब भी मेरे पास से गुजरते थे स्माइल करते थे। पता नहीं कौन शख्स है, तो वो अपनी उस बायोग्राफी में बताते हैं कि फिर गुलामों में आपस में जब वो सिटअप उनके गैदरिंग्स होती थी कि मालिक एक जगह सब बैठे हुए हैं, तो गुलाम एक जगह सब बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपने गुलामों को। होता है ना जब खाना खाने जाते हैं तो मेड्स एक जगह जमा हो जाती हैं, शादियों में एक जगह जमा हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो सीन बताते हैं कि शाम के टाइम जब ये सब अबू जहल, अबू लहब और उमैया ये सब बैठे होते थे एक जगह पे, अबू सुफियान,
तो हम उनके गुलाम जो थे सारे साथ तो नहीं बैठ सकते थे, तो हमारे लिए एक अलग से कोई घटिया सी जगह थी, वहां पे हमें बिठा देते थे कि वहां बैठो और हमारे हुक्म का इंतजार करो। तो वो कहते हैं कि वहां पे गुलामों ने आपस में कहा कि तुमने देखा वो एक शख्स जाता है तो वो स्माइल करता है, तो हज़रत बिलाल ने कहा अच्छा तुम्हें भी स्माइल करता है वो शख्स? मुझे भी स्माइल करता है, पता नहीं कौन है, कि हाँ वो नया आया है। लोग उसके बारे में कहते हैं, हमारे मालिक उनके बारे में कहते हैं कि ये बहका हुआ शख्स है, ये कोई शायर है, कोई मजनून है। तो आप सोचें हज़रत बिलाल ये अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन बता रहे हैं नबी सल्लम के बारे में कि एक शख्स गुजरता था लेकिन हमेशा स्माइल करता था मुझे देख के। तो उनकी वो स्माइल की वजह से कोई बात नहीं की थी नबी सल्लम ने। हज़रत बिलाल ने इस्लाम कबूल किया है तो नबी सल्लम ने कोई उनसे बात नहीं की थी, कोई कलमा हक पेश नहीं किया था उन पर। लेकिन क्या हुआ था, अमार बिन यासिर को देख के उनको जब टॉर्चर किया जा रहा था तो उनके मालिक ने बुलाया बिलाल के और कहा कि इसको कौड़े मारो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मारूंगा, मैं उस अल्लाह पे ईमान लाया जिसपे इसके जो नबी जिसको ये मोहम्मद कह रहा है, मैं उन मोहम्मद के अल्लाह पे ईमान लाया हूँ। तो पूरी बायोग्राफी ये बताती है कि ज़रूरी नहीं होता है आप लोगों को सिर्फ जाके मशवरे दें, सब सिर्फ जाके ये बोलें कि ये नहीं करो और ये करो या अल्लाह को मानो या अल्लाह की मानो, बल्कि नबी सल्लम ने सिर्फ स्माइल किया है। और हज़रत बिलाल उनकी उस स्माइल की वजह से कि इतना पावरफुल इम्पैक्ट था, इतना ज़्यादा कि वो कौड़े खाते चले गए, मारते चले गए। हालांकि उन गुलाम का क्या था, मत सोचें कि वो अपने आप को क्या समझ रहे थे कि मेरा मानना ना मानना क्या होगा, लेकिन वो मोहब्बत इतनी शदीद हो गई थी उस जेस्चर की वजह से, जो कि मैं और आप वो स्माइल नहीं देते हैं लोगों को, वो वाली इंकरेजमेंट नहीं देते हैं, वो वाली वर्थ नहीं देते हैं। स्माइल करना तो बहुत दूर की बात है, ताने मार मार के उनको वो लेट डाउन करते हैं। और खास तौर पे अपने जिनके साथ हमारे ग्रजेस हो उनके साथ तो हमारा अलग ही रवैया होता है, उनको हम दीन पे नहीं लाने की कोशिश करते। ये है असल में हमारी जो स्ट्राइव हमें करनी है। तो हमारी स्माइल जो, अगर फातिमा ने बोला कि आप सुबह वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, और अगर आप इस उसमें हैं सिचुएशन में कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं तो बिल्कुल करें। आपके अल्फाज आपके नहीं है ये अल्लाह के अल्फाज हैं। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी नहीं है, वो अल्लाह की दी हुई पर्सनैलिटी है। आपका जो आपका हुलिया है वो आपके लिए लो सेल्फ एस्टीम का बाइस बन रहा है, क्योंकि आप समझ रही हैं कि मैं एक खास स्टेटस पे नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बल तूसिरूनल हयातद दुनिया बल आखिरतु खैरुन व अबका, तुम्हारे लिए दुनिया की स्टेटस इंपॉर्टेंट हो गया है। तुमने ये कैसे समझ लिया कि वो मुझसे ज़्यादा एस्टीम रखता है, मुझसे ज़्यादा स्टेटस रखता है? कोई दुनिया में स्टेटस ज़्यादा नहीं रखता है। अगर रखता होता तो फिर हमारे सामने इस्लाम उसमें फतूहात में ना आता, ठीक है? तो अल्लाह ताला ये प्रूव कर दिया है हमारे लिए कि तुम्हारे लिए तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम ओन करते हो उसको, और उसकी वजह से अगर अल्लाह उस दिल में है, नबी सल्लम की मोहब्बत उस दिल में है, और दीन के लिए कुछ करना उस दिल में है, तो बस फिर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। फिर हर कोई बराबर है। कोई बड़ा शख्स भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और कोई छोटा शख्स भी बहुत अच्छा है। तो जब भी वॉक करें, स्माइल करें, और जब भी किसी से वॉक करते हुए कोई आपके साथ हो, ज़रूर उनको सलाम करें, उनका हाल-चाल पूछें, सलाम से बढ़कर भी पूछें कि अच्छा आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं आज। आज आप मुझे थोड़ी-सी डाउन लग रही हैं, आपकी तबीयत ठीक है? कल आप बहुत फ्रेश लग रही थी, आपके बारे में मैंने बड़े अच्छे कमेंट सुने। तो आपने अगर ये बोल दिया है और किसी अच्छे शख्स को, तो वो ये नहीं वो समझ भी रहा है ना कि अच्छा कोई फ़ेवर चाहिए इसको या कोई वो चाहिए, समझने दें उसको। आप तो अपने दिल से इखलास से दूसरे के इंसान की तारीफ़ कर रही हैं, सो दैट वो कन्विंस हो जाए कि हाँ, हम एक-दूसरे के लिए वैल्यू रखते हैं। मैं तो उसको कोई वैल्यू नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये मुझे वैल्यू दे रही है। तो ये वर्क करेगा, इट विल वर्क वंडर्स, क्योंकि हज़रत बिलाल अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि मोहम्मद ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। एक शख्स ऐसा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने मुझसे कोई बात नहीं की थी, लेकिन उनकी वो स्माइल की वजह से मैंने इतने कौड़े खा लिए कि मैं मतलब समझे मरने वाली हालत थी। बिल्कुल मरने, आप उनकी जब कभी पढ़ें सवाने हयात तो वो आपको पता चलेगा कि वो क्या बताते हैं। लिखी है उन्होंने अपने बारे में। तो इसको कॉन्फिडेंस जो है, और हज़रत बिलाल का कोई कॉन्फिडेंस था, सोचें, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। हम तो कहते हैं ना हमें तो सारी उम्र दबा के रखा गया, हम तो दबी हुई ज़िंदगी है, दबी हुई शख्सियत है हमारी। ऐसा नहीं है, हज़रत बिलाल की भी दबी हुई शख्सियत थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मौज़िन मक्का, मौज़िन इस्लाम, पहले मौज़िन इस्लाम में, सारी उम्र हिस्ट्री लिखी जाएगी तो फर्स्ट कॉलर टू सलाह जो है हज़रत बिलाल का नाम हमेशा आएगा। तो क्या कॉन्फिडेंस नहीं था? था कॉन्फिडेंस। सारी उम्र गुलामी में ज़िंदगी गुजारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्फिडेंस दिया, हमने वो कॉन्फिडेंस खुद लेना है। हमारे नबी हमें दे के चले गए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस हमें वहाँ से मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और जब आप दीन का काम करते हैं ना, अल्लाह ताला आपको वो कॉन्फिडेंस देता है दीन का काम करने पे, इसके अलावा नहीं मिलता है। कोई भी काम करने में आपको कॉन्फिडेंस, क्योंकि दीन का काम आप प्योरली अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको जो भी बैकलैश मिलता है, जो भी आपको वहाँ पे एक ऐसा कोई रवैया ऐसा मिलता है जो आप कहते हैं अच्छा मेरा तो वर्क, मेरा ये प्रमोशन कामयाब नहीं गई, मेरा ये हुआ नहीं, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला जो देते हैं ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला हमारी तफसीर जो है हम उसको नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हो ही नहीं पाया। और हमने पब्लिक स्पीकिंग जो है उसमें ही अगर हम ये देखें कि अगर हम अपने लिए लेसन लें, तो हम ये देखेंगे कि ना जो पब्लिक स्पीकिंग है ना, एक्चुअली ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी क्वालिटी है, जो कि हम मुसलमानों में ना लैक करने लगी है। हमारे जितने व्लॉगर्स हैं वो पब्लिक स्पीकर हैं,
नहीं है, लेकिन कैसे अच्छे से बताते हैं ना अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लड़ाइयाँ रो-रो के बता रहे होते हैं, मिस्कीनियत दिखा रहे होते हैं, बीवी से लड़ाई हो गई, बीवी कह रही है मियाँ से लड़ाई हो गई, बच्चों के बारे में कुछ बता रहे हैं, व्लॉगिंग मैं आपको बता रही हूँ जो आजकल की चल रही है। या कोई प्रोडक्ट को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के बारे में कैसे सरप्राइज़ एक्सप्रेशंस देंगे या कैसे जी आतिफ़ बोलें? गलती से लग गया। अच्छा। तो क्या कॉन्फिडेंस उनके अंदर था? बचपन से व्लॉगिंग कर रहे थे, फ़ोन हाथ में आया है, 1-2 व्लॉगर्स को देखा है, इंस्पायर हुए हैं, व्लॉगिंग शुरू कर दी। और आप अगर उनके पहला व्लॉग देखें और उनका 100th व्लॉग देखें तो डिफरेंस नज़र आया, बिल्कुल डिफरेंस नज़र आया। पहले में वो अच्छे से नहीं था, 100th में उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो क्या उनको बैकलैश नहीं मिला? तो आप जितने व्लॉगर्स देखेंगे, जो भी फेमस व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स हैं, तो उनको क्या कम गालियाँ नहीं पड़ती? उनकी कमेंट्स में जाके देखें, ऐसी-ऐसी गालियाँ उनको नहीं, उनके खानदान को गालियाँ पड़ रही होती हैं, तो क्या रुकते हैं उस चीज़ से? नहीं रुकते। बल्कि फॉलोअर्स बढ़ भी रहे हैं और बड़े अच्छे से कमेंट्स का जवाब देते हैं, जो क्या वेजिया ने बोला था कि फीडबैक लेते हैं और बड़े अच्छे से डील, क्योंकि उनकी कमाई रोटी-रोज़ी उसमें है ना, वो कमा इसी से रहे हैं, उनका फेम इसी से आ रहा है। तो सोचिए इतनी छोटी-सी दुनिया के लिए वो कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। चलते चले जा रहे हैं और गालियाँ देने वाले सोचें गालियाँ किसी कोई चीज़ देखकर ही गालियाँ दे रहे हैं ना, देखते हैं व्लॉग और फिर गालियाँ लिखते हैं वो या उनका मज़ाक बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको पता है कि हमारा ये काम चलता चला जाएगा। तो हम मैं और आप जब दीन का काम करने के लिए ठानते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं हमें तो बस कोई नर्वसनेस, हमें ना पब्लिक स्पीकिंग, हम कोई काम पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली क्या है कि लोगों को बताना, लोगों को अपनी बात बताना, तो वो बहुत अच्छे से हम बताते हैं, बहुत अच्छे से। अल्लाह की बात बताने में ना हमारे पास मसला क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज। जो कि हम सूरह अल बकरा जब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा थर्सडे को मुनाफ़क़त में ना, तो उसमें हम देखेंगे अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि ला यालमून, इनका मसला ये है कि शऊर नहीं रख रहे हैं, इल्म नहीं रख रहे हैं, इसलिए ये सब इस चीज़ का बिगाड़ जो असल में है, रूट कॉज़ जो है वो यही है। इल्म जितना बढ़ाएँगे उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपने पब्लिक स्पीकिंग के लिए ना कोशिश किया किया करें कि मैं जिन ग्रुप्स में जा रही हूँ, मैं जिन लोगों में जा रही हूँ, मैं उसके लिए छोटा-सा कोई स्टडी करके जाऊँ, छोटी-सी कोई तैयारी करके जाऊँ, कोई 1-2 हदीसें या कोई 1-2 ऐसे टॉपिक में जिसके बारे में मेरी ग्रिप अच्छी हो, उसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे टाइम कम होता है, ज़रा हफ्ते के हफ्ते, वरना मेरा तो दिल चाहता है रोज़ ये सेशन हो, रोज़ हर किसी की बारी आए, रोज़ आप सब लोग बोलें, रोज़ आप सब लोग पार्टिसिपेट करें। जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि वंस दे पार्टिसिपेट उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। ये वजिया सामने बैठी हैं, आज उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया, वो खुद बताएँगी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर गया है कि नीचे गया है? ऊपर ही गया है। अब उनको मैं नेक्स्ट टास्क अगर कोई देती हूँ ना, तो वो और अच्छे से करेंगी और बेहतर तरीके से करेंगी। हालाँकि उनका ये भी माशाल्लाह कोई नर्वसनेस नहीं थी, लेकिन इससे भी बेटर करेंगी। इनको अब पता चल गया कि हाँ, मैं कहाँ पैनिक हो रही थी, मैं कहाँ परेशान हो रही थी। मैं शुरू करने से पहले कितनी नर्वस हो रही थी, कैसे बता पाऊँगी, कैसे स्लाइड्स होंगी, लेकिन एक ठहराव था और करने के बाद पता चला कि ये तो कोई पहाड़ था ही नहीं, ये तो इतना अच्छा था। तो करना जो है ना, करना, वो है जो कि एक बड़ी खतरनाक आयत है कुरान की, जो कि चले मैं नहीं बताती हूँ, और ज़्यादा परेशान करती है कि अल्लाह ताला खुद बताते हैं कि वो करने को जो है ना, अमल सालेह करने को ही जो है ना, वो लोग कहेंगे कि अल्लाह ताला बस ये हमें एक मौका दे दें कि हम कर लें। करने में हम झिझकते थे। तो कर सकते थे लेकिन नहीं किया। तो इंशाल्लाह ताला पब्लिक स्पीकिंग अपने लिए इसको अजर बनाएँ, बाइसे अजर बनाएँ। सुनना तो है ही अपने लिए, लेकिन सुनने के बाद क्या करना है? बोलना है, लोगों को बताना है। उस बताने के लिए आपको ये ग्रुप मिल गया है जो कि सुनेगा आपकी, ठीक है? ये सुनेगा भी आपकी बात और ये आपको फीडबैक भी देगा। और इसको पहली दफ़ा में आप बहुत अच्छा बोलेंगे नहीं, दूसरी दफ़ा में बोलेंगे नहीं, और मैं बहुत दफ़ा इस ग्रुप में, एक और ग्रुप में मैं बता चुकी हूँ कि मैं अपने फर्स्ट 5 अभी तक मुझे याद है, फर्स्ट 5 जो मुझे बोलना पड़ा था लोगों में, मेरे टीचर ने मुझे जब टास्क दिया था कि आपने ये बताना है, तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि ऐसा लग रहा था कि बस ज़मीन फटे और मैं गिरूँ। मुझे इतनी नर्वसनेस थी, इतनी मैं पैनिक हो रही थी कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ आपको। ऐसा लग रहा था बोल ही नहीं सकती हूँ। लेकिन आज बोल रही हूँ तो बोल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रेफ़रेंस देना हो तो रेफ़रेंस भी क्यों, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह ताला ने वो कॉन्फिडेंस दिया है, आपको भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला। तो उसमें अब मैं आप लोगों के लिए एक ये है कि मैं ये चाह रही हूँ कि हफ्ते में 2 सेशंस ये वाले हों, जो कि साथ भी चाह रहे थे कि 2 सेशंस हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है? तो अब डिफरेंट टॉपिक को हम ले सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को हम कर सकते हैं। आतिफ़ जो है, मैं चाह रही हूँ कि अब नेक्स्ट वीक जो है, क्योंकि आतिफ़ की कुछ क्लासेस जो थी वो उन्होंने शायद शुरू की नहीं ली हैं, तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, उनको आइडिया हो जाएगा। आतिफ़ कोई टॉपिक बताएँ जो वो ईज़िली कर सकते हैं, वो टॉपिक वो करें, ठीक है? और जो ये वाला है हमारा तफ़सीर का, वो अस्मा की ही तैयारी थी, तो इंशाअल्लाह ताला अस्मा ही उसको प्रेज़ेंट करेंगी। तो लेकिन अगर आप लोग नहीं कर सकते
अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं कोई भी काम, जैसे आतिफ है या आसमा, तो आप ज़रूर बताया करें कि हाँ इस वीक हम नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए मसला है, हम कहीं बाहर हैं, तो पहले बता दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि हम दूसरा कोई बैकअप रखेंगे अपने पास। लेकिन इसको ज़रूर करें, और कहीं भी जो भी क्लास हो, अपने लिए क्लास शुरू होने से पहले ज़रूर एक जुमला लेके आया करें कि आज मैं अपने ग्रुप वालों से ये डिस्कस करना चाह रही हूँ, आज मेरे पास इस टॉपिक पे ये बात करने को है। तो अपना इस सदका जारिया बनाया करें। तो फ़ातिमा जो है इंशाल्लाह ताला, फ़ातिमा पे भी क्योंकि जिन जिन लोगों ने नहीं किया है अभी, तो उन्हीं की बारी नहीं आई है। हालांकि मैं चाह रही हूँ उमर रिपीट करें, उमर यूसुफ को मैं टास्क देना चाह रही हूँ, साद को मैं टास्क देना चाह रही हूँ, वजिया को मैं तफसीर देना चाह रही हूँ, सिमाप को भी मैं देना चाह रही हूँ, मगर कैसे दें, टाइम भी कम होता है, और आज तो सिर्फ एक ही चीज़ हुई है, तफसीर तो फिर आगे चली गई है। तो इसको कोशिश करें कि आप लोग या तो कोई दिन और डिवाइड कर लें, कुछ ग्रुप बन जाए, वो कहें कि हम चले शाम में ये एक्टिविटी कर लेते हैं, हम दिन में एक्टिविटी कर लेते हैं। तो अपने लिए पब्लिक स्पीकिंग आम करें। आप जितना आम करेंगे उतना लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, आपका उतना ही डर निकलेगा, उतनी ही एम्बेरसमेंट और जो आपका नर्वसनेस है वो निकलेगी। सिमाब आपने हैंड रेस किया हुआ है, तो बस इसको इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। जी, वो मुझे छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। आवाज़ नहीं आ रही सिमाब, अगर आप कुछ बोल रही हैं तो। मैंने कहा मुझे एक सवाल पूछना था। आवाज़ आ रही है? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है, बोलिए। जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी पूछें। वो ये कि पब्लिक स्पीकिंग में भी या वैसे भी मेरी स्पीकिंग में फिलर वर्ड ज्यादा होते हैं और मतलब की बात थोड़ी कम होती है। वो मुझे ओवरकम करना है, उसकी कोई टिप मिल सकती है? वजीहा आपसे टिप मांग रही है वो। आपने भी नोटिस किया होगा वो तो, कि एक एग्जांपल्स बहुत ज्यादा मैं दे जाती हूँ, वो भी अपने से रिलेटेड, जो कि मुझे बाद में काफी ऑकवर्ड लग रहा होता है, उस वक्त तो फ्लो फ्लो में बोल जाती हूँ। सेकंड जो है ना वो इस तरह के बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ आवाज़ नहीं आई है ना सिमाब, आपने आखिर में क्या बोला है? दीदी फायदा ही क्या बोली। बता देना, वो आवाज नहीं आ रही सही तो फिर टाइम ना वेस्ट हो। मैंने कहा एक तो जैसे आप सबने नोट किया होगा कि मैं एक तो अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा एग्जांपल्स निकाल रही होती हूँ, जो कि बाद में मुझे रिग्रेट होता है कि नहीं इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए। और सेकंड जो चीज़ है ना कि वो फिलर वर्ड्स जैसे बहुत ज्यादा हो रही होती है, जैसे फिर जैसे जैसे वर्ड्स या ऐसे जो वर्ड्स जो कॉमन है और बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं मेरे सेंटेंस में, तो वो मुझे ओवरकम करना है। लेकिन क्योंकि बात करते हुए ना समझ नहीं लगती कि मैंने ये चीज कर ली है, बाद में फील होता है कि यार ये नहीं यूज करना था, और हर एक कन्वर्सेशन के बाद यही चीज हो रही होती है। वजिया आपको बताएंगी जी, वजिया। अपनी रियल लाइफ को ऐसे एग्जांपल दे के टॉपिक को समझाना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। और जब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को उससे फायदा भी होता है कि अगर इन्होंने ये सिचुएशन फेस की थी तो इन्होंने ऐसे बिहेव किया था, अगर मुझे ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी तो मैं इस तरह बिहेव कर सकती हूँ। तो ये बेटर होता है, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। और नर्वसनेस की जहाँ तक बात है, तो ये नर्वसनेस ओवरकम विद द टाइम। बट अगर हम इसको फौरन से ओवरकम करना चाहें तो ये नहीं होता। हर एक का हार्ट फंबल कर पब्लिक स्पीकिंग के दौरान अभी भी मैं अगर बात कर रही हूँ तो मुझे भी थोड़ी नर्वसनेस हो रही है मतलब ये नॉर्मल है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो ये वक्त के साथ साथ होगा। हाँ जी वजिया, मैं बता देती हूँ, आवाज़ वजिया क्लियर नहीं थी आप लोगों की ना। आवाज़ अल्लामाहुल बयान आपको दे दी अल्लाह ताला ने, और ये फ़ोन देखे ना कितनी बड़ी हम इसको टेक्नोलॉजी समझते हैं, और हमारी बात तो हम इतने अच्छे से बोल रहे हैं और कैसे बुरे तरीके से पास ऑन कर रहे हैं। का ये इशू है कि हम शायद ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हम ओपनली बात नहीं कर सकते, तो पब्लिक स्पीकिंग अफेक्ट हो ही रही है खुलेआम तरीके से। तो ये इशू ये भी हो वजह सकता हो है जो सकती कि है। रह सकता है।
तो बाकी मैम जो आप ऐड कर दें बेशक से आप मैं तो पॉइंट्स खैर ऐड कर किचन में मैं मेरे फैमिली में अगर मुझे कहीं मुझे सेशन लेना हो और वीकेंड पे भी लेना पड़ता है और घर में गैदरिंग होती है, मैं तो किचन में चली जाती हूँ और डोर बंद करके वहां पे आराम से बैठ के मैं क्लास लेती हूँ। मैं कहती हूँ यहाँ पे कोई नहीं, किसी को चाहिए पानी वानी या कोई भी चीज आपको यहाँ से लेनी है ले लें, और अगर किसी को आना भी है तो जरूर आए, और लेकिन खामोशी से आए, हैव सम रिस्पेक्ट। यहाँ पे अल्लाह की बात बताई जा रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, तो यू हैव टू बी क्वाइट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि कुरान ने खुद बोला है कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो और बताया जा रहा हो तो खामोशी से सुनो। तो जो सुन रहे हैं उनके लिए आपको ये रिस्पेक्ट शो करनी है। और तो ये क्या होता है कि डेडिकेटेडली जब मैं ये काम करती हूँ अल्लाह ताला हमको आसानियाँ दे देते हैं। अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि बस सबके साथ मिलके करो तो फिर ना हमें समझ आती है, हम खुद भी परेशान रहते हैं, घर वाले भी हमसे बहुत उकताए हुए रहते हैं कि जब देखो ये हमारा एक ऑक्यूपाई किया हुआ है रूम, या हम इन्होंने टाइम तो लोगों से पहले से बात करके तब क्लास लिया करें, सेशन लिया करें, ये आपको आसानी देगी। सिमाब ने जो बोला है ना कि ये जो और ऐसे आता है, तो बिल्कुल ऐसे आता है क्योंकि हम सोच सोच के बोल रहे होते हैं ना बहुत केयरफुली कि ऑडियंस क्या है। जैसे वजिया ने बोला ऑडियंस को देख के बात करनी होती है। तो जब ऑडियंस को देख के हम बात कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि बाज़-औक़ात हम बोलते-बोलते याद आता है इनको तो ये बात नहीं करनी चाहिए या इनको ये बात नहीं बतानी चाहिए। अब करना क्या है सिमाब, इसका मैं टोटका आपको बता देती हूँ, जो कि क्या है कि आपने अपने आप को एक टॉपिक दिया कि जैसे मैं आज जो हूँ ना खाने की किसी फूड अफ़ादियत पे बोलूँगी या मैं किसी और चीज़ पे बोलूँगी, तो उसका टाइम अपने लिए सेट करें कि मैं 15 मिनट या मैं 5 मिनट जो हूँ करूँगी। तो आप अपने ऑडियो भेजें अपने आप को, ठीक है? अपने आप को ऑडियो भेजें कि 5 मिनट में मुझे ये बात बतानी है। और मुझे जैसे वजिया ने ये पावर पॉइंट रखा था ना, तो उनको पता था मुझे ये बातें कवर करनी है। तो क्या इससे ज़्यादा उनके पास बातें नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन अपने पास पॉइंट रखने का मतलब ये था, पीपीटी सामने रखने का, स्लाइड सामने रखने का कि मुझे ये तो पहले कवर करना है। टाइम बच जाएगा या कुछ होगा तो मैं ऐड कर लूँगी। तो अपने लिए भी यही करें कि आपको किसी से कोई भी बात करनी हो, अब्बू को कन्विंस करना हो किसी चीज़ के लिए, तो पीपीटी बना के जाएँ। पीपीटी से मीन्स के पॉइंट्स बना के जाएँ अपने नोट्स में, मोबाइल में, कि मुझे अब्बू से क्या बात करनी है। पहले तो अब्बू को थोड़ा-सा सॉफ्ट हार्ट अब्बू को जाके ना वो अब्बू को राम करना है थोड़ा-सा कि अब्बू आप बड़े अच्छे अब्बू हैं, ये हैं। तो एक पॉइंट ये बना लिया। दूसरा पॉइंट बनाया कि मुझे उनको थोड़ा-सा वो बनाना है, प्लॉटिंग करनी है, मुझे थोड़ा-सा ज़मीन बनानी है, या उनको कन्विंस करने के लिए 2-3 ऐसी चीज़ें जिससे वो इन्फ्लुएंस हो जाएँ, कन्विंस हो जाएँ। फिर तीसरी चीज़ मेन मुद्दे पर आना है, फिर वो मैंने बात करनी है। चौथी चीज़ ये कि उनको टारगेट देना है कि अब आप हाँ या ना मुझे बताएँ, या मैं उनको सोचने का टाइम दूँ, ठीक है? तो जब आप ये टाइम बनाएँगे और आपने कहना है हाँ 15-20 मिनट जो है ना मुझे अब्बू तक ये बात पहुँचानी है, तो आप देखिएगा कि आपको ये सब निकल जाएगा। अनप्रिपेयर्ड आप कहीं जाएँगी तो करती रह जाएँगी, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करना चाह रही होंगी। आपको होगा कि अच्छा बुक तो मैंने ये पढ़ा था, टीवी में तो मैंने ये देखा था, रील में तो ये बताया था, सेशन में ये बात हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ें बताना चाहेंगी तो करती करती रह जाएँगी। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम और इस हैबिट को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए या ख़त्म करने के लिए आपको अपने आप को टाइमिंग देनी पड़ेगी। किसी भी चीज़ के लिए आपको टाइमिंग देनी पड़ेगी। इवन ये कि मैं कभी जब ये तो बोलने तो का तो मुझे अब आया ना, इससे पहले तो सारे फिजिकल क्लासेस होती थी। तो फिजिकल क्लासेस में तो हम सामने बोर्ड्स पे करवा रहे होते थे, ग्रामर करवानी है, कोई भी चीज़ करवानी है, तजवीद करानी है और बाकी चीज़ें भी करानी है। तो उसमें तो ये तो अब जैसे हम ऑनलाइन बैठे हुए ना हम यहाँ पे, वहाँ पे तो आपके सामने इतने लोग हैं और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे नोट्स भी नहीं है, बस लिमिटेड लेके जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आपको क्या कहते हैं इम्प्रूव भी कर रहा होता है और आपकी स्किल्स इम्प्रूव कर रहा होता है। तो आप लिख के लोगों को करवाएं काम, ठीक है? लिख के ये प्रैक्टिस करें, कमरे में बंद होके, बंद करें कमरा और फिर समझें सामने लोग बैठे हुए हैं और फिर आप अपनी बात करें। तो ये आपकी प्रैक्टिस को जो आपकी इम्प्रूवमेंट है उसको ज़्यादा हाई ग्राफ पे लेके जाएगा। 2 टाइम्स हो जाएगी वो इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा ये कि जो भी चीज़ है उसकी रेफरेंसेस अपने पास रखें, जो भी बात करनी है। आपको टॉपिक दिया जाता है ना, जैसे वजिया आई हैं टॉपिक लेकर आई हैं, अब इन्होंने भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। अब यही प्रेजेंटेशन अगर इनको कोई सीरा बतानी होगी ना, अगर मैं इनसे कहती हूँ कि वजिया नबी सल्लम की सीरा के हवाले से कोई आपने लोगों को प्रेजेंट करें, कोई एक उनका लाइफस्टाइल या उनका कोई एस्पेक्ट, तो यही पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ये सीरा पे बिल्कुल फिटिंग कर सकती हैं, क्योंकि उनकी वही चीज़ें मेथड सीरा से अकॉर्डिंगली बस उसमें डाल देंगी कि स्माइल करना है, नबी सल्लम करते थे। नबी सल्लम बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, वो आई कांटेक्ट रखते थे, ठीक है? और ये रेफरेंसेस पूरे मौजूद हैं सीरा में। तो पूरा का पूरा इनका ये प्रेजेंटेशन नबी सल्लम की सीरा पे जा सकता है। अगर ये इनको कहा जाए कि कुरान के जो एटिकेट्स हमें कुरान सिखाता है उसमें अगर आप हम कुछ हमें दें, तो ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन उसमें फिट इन होती है, उसमें कुरान की आयत इन रेफरेंस दे दें, तो सब चीज़ें मौजूद होती हैं। आपने सिर्फ उसको रेफरेंस जो है ना उस पर वो मामला करना होता है। कोई भी चीज़ जो है ना वो एक चीज़ के लिए नहीं होती है, एक ही स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप यही दावत का, मैं कहूँ वजिया को, वजिया लोगों को दावत कैसे देनी है, ये पूरा टॉपिक जो है वह दावत के कामों में
ये एक पूरा सेशन कर सकती हैं कि हाउ टू कॉल पीपल फॉर इस्लाम। ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन जिसमें उन्होंने हमें हर चीज़ मेंशन की है वो सब इसमें आएगी कि आपने अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको कैसे करना है कि ऑडियंस देखनी है अपनी, ये देखनी है, वो देखनी है। तो कहाँ पे मसला आता है? रेफरेंस होगा तो आपके और बाकी चीज़ें नहीं निकलेंगी, ठीक है। तो वैसे मैं वजिया को बोलूँगी ये सेव करें वजिया, मैं ये इंशाल्लाह सीरा का हम कभी कोई टास्क देंगे ना उसमें मैं आपको फिर ये वाला दूंगी, या ये वाली प्रेजेंटेशन के थ्रू किसी और को भी हम दे सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन को आप सुन्नत नबी वसल्लम की सुन्नत से रिलेट करके हमें बताएं कि ये नबी वसल्लम का तरीका क्या था लोगों से डील करने का, पब्लिक स्पीकिंग का। तो वो बताएंगे कि एम्पैथी और जो भी वो कैसे बात करनी है, इंकरेज करना है पार्टिसिपेंट्स को तो कैसे करते हैं। नबी वसल्लम किया करते थे इंकरेज, बिल्कुल हर चीज़ होती थी, लोगों से कहते थे हाँ तुम बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, कोई सिफारिश करने आया है, कोई चीज़ मांगने आया है तो कह सकते थे अबू बकर तुम दे दो, पता होता था उनके पास ही है इस वक्त, लेकिन कहना कि अच्छा कौन ये करेगा, इंकरेज करना लोगों को या लोगों से सवाल करना तुम बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, तो लोग जवाब देते थे, जवाब उनके पास ही होता था। तो इंकरेज जो है नबी वसल्लम की सीरा से, हर जो आज वजह ने बताया ईच एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम सीरा। और कुरान में मेंशन्ड है, बिल्कुल आयतें मेरे जहन में आ रही थी सारी की सारी जो वजिया बता रही थी, तो कुरान को भी रिप्रेजेंट करना हो तो ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह ताला इसको हम वाइंड अप करते हैं। आतिफ साद उनसे पूछ लीजिएगा कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट उसका, तो वो बता देंगे, फिर वो हम इस एजेंडा में डाल देंगे। एजेंडा सेम रहेगा, बस टॉपिक चेंज होगा और तिलावत और जो वो तर्जुमा है वो भी गनवा को दोबारा देंगे क्योंकि दोनों पार्टिसिपेंट आज टू सम हाउ दी अदर अवेलेबल नहीं थी फॉर सम रीजंस, तो उसको हम उस पे नेक्स्ट वीक पे ले जाते हैं। बाकी जज़ाकल्लाह खैर आप सब लोगों के बैठने का, सीखने का, समझने का और पार्टिसिपेट करने का, जज़ाकल्लाह खैर वजिया। अभी तक की जितनी प्रेजेंटेशंस हैं उनमें दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि मैं चाहूँगी साथियों कि जब रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चल रही हो तो अगर ये लगा देंगे ना प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अच्छा दूसरा मैं साथ पूछ रही थी आपसे कि वो जो आप यूट्यूब का